दोस्तों, तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी। तो आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो जल्दी से अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई भी अपडेट न छूटे। तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। ये 2022 के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे ध्यान से समझिए और कॉपी और पेन लेकर बैठें, और जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स मैं बताने वाला हूँ उसे ज़रूर से लिखें, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है गैर व्यावसायिक संस्थाएं अपना हिसाब किताब किस पद्धति से रखती हैं। देखिए, गैर व्यावसायिक संस्थाओं को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज सेवा करना होता है। सोशल सर्विस, जैसे NGO होते हैं, मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, स्कूल्स होते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, वो प्रॉफिट नहीं कमाते, वो सिर्फ लोगों की सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो देखिए, वो जो ऐसे भी कोई भी ट्रस्ट जो समाज सेवा वगैरह करते हैं उनको भी तो किताबें मेंटेन करना पड़ेगी ना, क्योंकि उनको चंदा मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, डोनेशन मिलता है। कोई लोग उनके मेंबर्स बनते तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस पे करते हैं, तो और उनके भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए वो रिकॉर्ड्स रखते हैं कैश सिस्टम से, रोकड़ पद्धति, कैश सिस्टम। देखिए, कैश सिस्टम से क्यों रखते हैं? क्योंकि ये आसान होता है। कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कैश सिस्टम से आसानी से बुक को मेंटेन कर सकता है। इसमें कोई टेंशन नहीं होती कि उधार लिया है, उधार देना पड़ेगा। तो उधारी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कम बुक मेंटेन करना पड़ती है और इजीली रिकॉर्ड मिल जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में यह ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। दूसरा ये बन सकता है कि NPO का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, गैर व्यावसायिक संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, उनका मुख्य उद्देश्य होता है सोशल सर्विस, समाज सेवा करना। सोशल सर्विस की स्पेलिंग में फिर ध्यान से लिख देता हूँ, ये होती है सोशल सर्विस, समाज सेवा करना। ठीक है, आइए सेकंड प्रश्न की ओर। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य, इसका मतलब जब एक्चुअल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सुपर प्रॉफिट, मतलब अधिलाभ कहते हैं। जब भी एक्चुअल प्रॉफिट मतलब वास्तविक लाभ सामान्य लाभ से ज़्यादा होगा, आधिक्य मतलब होता है अधिक होना, तो उसे हम कहते हैं अधिलाभ या फिर सुपर प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारे सामने अगला प्रश्न, ख्याति क्या है? व्हाट इज़ गुडविल? तो ध्यान रखिएगा, गुडविल मतलब होता है ख्याति, और ख्याति होती है एक अमूर्त संपत्ति और स्थायी संपत्ति। अमूर्त को बोलते हैं दोस्तों इनटेंजिबल, ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती उसको बोलते हैं इनटेंजिबल इंग्लिश में, अमूर्त संपत्ति। और स्थायी को बोलते हैं फिक्स्ड। तो ख्याति एक फिक्स्ड असेट्स भी है और इंटेंजिबल भी है। अगला प्रश्न, कंपनी के ऋणपत्रधारी कंपनी की किस श्रेणी में आते हैं? देखिए, ऋणपत्रधारी को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। और डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं? जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है, दीर्घकालीन लोन चाहिए होता है, ऋण, तो वो कंपनी क्या करती है, वो लोगों से लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकालीन के लिए ऋण लेती है, लोन लेती है, और बदले में उन्हें ब्याज मतलब इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। तो ऐसे लोग कंपनी के लेनदार होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, लेनदार मतलब वो कंपनी से पैसे लेंगे, वो कंपनी जो है वो उन्हें ब्याज सहित भुगतान करेगी, इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेगी। और डिबेंचर होल्डर को फिक्स टाइम के बाद पेमेंट करना पड़ता है, जिसे हम रिडम्पशन कहते हैं। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न ये है आपके सामने। देखिए, कौन सा वित्तीय विवरणों को विश्लेषण का उपकरण नहीं है? मतलब इनमें से किससे वित्तीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता? तो ध्यान रखिए, तलपट मतलब ट्रायल बैलेंस से आप कुछ चेक नहीं कर सकते, आप उससे सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। मतलब जोड़ घटाव में कोई गलती होगी वो चेक कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी बहुत कम, उसको भी हम
ट्रू नहीं मान सकते, तो इसलिए विश्लेषण का उपकरण ट्रायल बैलेंस तलपट नहीं होता है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा छठा प्रश्न, रोकड़ प्रवाह विवरण का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान रखिएगा, लेखांकन प्रमाप 3 से है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलते हैं इसको। आइए अब हमारे इंग्लिश में करते हैं हम। ध्यान रखिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सुनना है, क्योंकि पेपर जो है वो दोनों मीडियम्स में आता है। और कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें या तो हिंदी मीडियम में बेहतर समझ में आते हैं या इंग्लिश मीडियम में बेहतर समझ में आते हैं, तो हमें दोनों पे फोकस रखना है। ठीक है। विच बेसिस नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर बुक, ये आपको समझा चुका हूँ पहले। एनपीओ में जो बुक मेंटेन करते हैं वो कैश सिस्टम से करते हैं। ठीक है। आगे, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, जब एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रॉफिट कम होता है तो उसे हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है। गुडविल निकालने के लिए हम सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करते हैं, पता होगा ना। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, जैसे कंपनी में हम जितनी कैपिटल जितनी पूंजी लगाते हैं उस पर हमको फिक्स्ड रेट के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है फॉर मान लो 10% है ना, नॉर्मल रेट दिया है। मान लो आपने कंपनी में 1,00,000 रुपए की कैपिटल पूंजी लगाई और 10% आपको मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट, तो 1,00,000 का 10% होता है भाइयों 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब मान लो आपको इस साल जो प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट वो 12,000 का और आपको होना कितने का था, 10,000 का। तो जो 2,000 आपके ज़्यादा हुए हैं ना, वो कैसा प्रॉफिट है आपका, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ बोलते हैं इसको, सुपर प्रॉफिट। ठीक है। और इसे हम परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करके गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। गुडविल कैसी एसेट्स होती है बेटा, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। गुडविल एक सेलेबल एसेट्स भी होती है, इसका नेचर है कि ये सेलेबल भी होती है। सेलेबल, इनको बिक्री योग्य बोलते हैं, सेलेबल, ये सेलेबल। इसको हम गुडविल को इंटेंजिबल भी बोलते हैं, अदृश्य। और गुडविल को हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। देखिए गुडविल सेलेबल क्यों है, जबकि वो दिखती भी नहीं है, इंटेंजिबल आपने बोला अमूर्त, फिर कैसे बेच दोगे उसको। तो देखिए आपने देखा होगा कि अगर किसी इंसान की प्रॉपर्टी, मान लो गुरु कृपा खाने का रेस्टोरेंट, अच्छा बढ़िया, अपने इंदौर में तो फेमस है, वहाँ पे गुरु कृपा का जो ऑनर है, मान लो गुरु कृपा जो बिल्डिंग है उसकी पूरे की प्राइस जो है मान लो 1 करोड़ रुपए है। ठीक है। उसके सारे मटेरियल फर्नीचर वगैरह मिला के मान लो उसकी प्राइस 2-2.5-3 करोड़ होगी। लेकिन क्या वो उसके नाम के साथ उसको बेचेगा? और अगर वो उस जगह को गुरु कृपा नाम के साथ बेचता है तो दोस्तों वो उसी 3 करोड़ की प्राइस 10 करोड़ भी ले सकता है और लोग दे देंगे उसको। कि गुरु कृपा के आप ऑनर को नहीं पहचानते कि गुरु कृपा का मालिक कौन है, आप गुरु कृपा के नाम से वहाँ खाना खाने जाते हो। तो ये क्या है भैया, आपने 10 करोड़ में ख़रीदी है 3 करोड़ की चीज़, तो जो एक्स्ट्रा 7 करोड़ उसने लिए वो क्या है, वो गुडविल है उसकी, वो मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इसको बेच सकते हैं हम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, मैंने बताया डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं कंपनी के, क्रेडिटर्स। और जो शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर, इसको हिंदी में बोलते हैं अंशधारी, ये होते हैं कंपनी के ऑनर, मतलब स्वामी। और डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर, जिनने कंपनी को उधार दिया है। डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर को क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, फिक्स्ड रेट से ब्याज मिलता है, इनको इंटरेस्ट मिलता है। और शेयर होल्डर को क्या मिलता है दोस्तों, इनको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश। मतलब भाई जो स्वामी होंगे, जो बिजनेस के ऑनर, उनको तो लाभ में हिस्सा मिलेगा, और जो क्रेडिटर जिन्होंने उधार दिया उनको ब्याज मिलता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें भी नोट करते चलना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हु आर द ऑनर ऑफ कंपनी, तो शेयर होल्डर है ना। शेयर होल्डर को क्या डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर को। ठीक है। डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर के बदले क्या मिलता है, तो इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं पेपर में। तो ये हमारा अगला प्रश्न,
द फॉलोइंग इज़ नॉट टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों हमने पढ़ा है फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, जहां 2 ईयर के जैसे 2017 2018 इनका हम कंपेयर कर रहे हैं कि पहले क्या था अब क्या है, दोनों में कंपेयर करना। रेशो एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि इसके अंदर हम करंट रेशो पढ़ते हैं, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, इसके अलावा प्रोप्राइटर रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, ऐसे बहुत सारे रेशोज हम पढ़ते हैं जब हम चेक करते हैं कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंस में दिन भर में चल क्या रहा है, हमारे बिजनेस में हो क्या रहा है। और कॉमन साइज स्टेटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ट्रायल बैलेंस इसका टूल नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कौन सा टूल नहीं है, ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रायल बैलेंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। हम बढ़ते हैं लास्ट अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिलेशन किससे है, ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिलेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से है। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्राप्ति भुगतान खाता रिक्त स्थान व्यवहारों का सारांश, सारांश को इंग्लिश में समरी बोलते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको पता होगा कि जितना भी पैसा हमें मिलता है या जितना हम पे करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। और इसमें कौन से व्यवहार लिखते हैं, तो भैया इसमें लिखते हैं हम रोकड़ व्यवहार। कौन से व्यवहारों को लिखा जाता है, रोकड़ व्यवहार, केस ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं साझेदारी ठहराव में परिवर्तन। देखिए, जब भी आप पार्टनरशिप करते हो तो आप कोई ना कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई ठहराव बनाते हो। तो क्या होता है कि उस ठहराव में जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है, मान लो, या पुराना पार्टनर रिटायर हो रहा है, निवृत्त होकर जा रहा है, या मृत्यु हो गई साझेदार की, या वो खुद का व्यापार शुरू करना चाहता है, ऐसा कोई भी काम होता है, तो आप उस साझेदारी फर्म में कुछ बदलाव करते हैं। और उस बदलाव को हमें, उस परिवर्तन को हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, अकाउंट की भाषा में, तो उसे हम कहते हैं फर्म का पुनर्गठन, मतलब वापस से गठन, पुनर्गठन। ठीक है, इंग्लिश में रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। थर्ड है साझेदारी में साझेदारों का दायित्व। देखिए, जब आप पार्टनरशिप करते हैं ना, तो जितना प्रॉफिट होगा वो भी सब लोग मिलके बांटेंगे, और जितना लॉस होगा वो भी सबको देना पड़ेगा ना। तो यह दायित्व कैसा होता है दोस्तों, ये होता है असीमित। कैसा होता है दोस्तों, असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी जो होती है, जब हम कोई कंपनी शुरू करते हैं तो कंपनी में दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। ठीक है, अब दायित्व में कमी, जब फर्म की मान लो दायित्व कम हो जाएंगे, मतलब लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो फर्म में क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा ना। जब दायित्व कम हो जाएंगे, कम देना पड़ेगा, तो क्या होगा, लाभ होगा। फिफ्थ, अंश हरण खाते का शेष क्या होता है। देखिए, अंश हरण मतलब शेयर फॉरफिट करना, तो इसको कहाँ हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं। देखिए, अंश हरण क्या होता है, जब मान लो किसी ने कंपनी के शेयर खरीदे, तो आपको पता है कि कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो अपने को टाइम टाइम पे जो फेस वैल्यू की अमाउंट होती है वो पे करना होती है। अब किसी शेयर होल्डर ने कॉल मनी पे नहीं करी, मतलब मांगने पर भी पैसे नहीं दिए, तो कंपनी क्या करती है, ऐसे शेयर होल्डर की लिस्ट बनाते हैं और उन शेयर होल्डर को नोटिस भेजते हैं कि आप 14 डेज़ के अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर आप ये जो है वो शेयर के पैसे हैं वो आप जमा कर दीजिए। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पर्सन आपको नहीं पे करता है, तो कंपनी क्या करती है, उसके अंशों का हरण कर लेती है, अंशों को जब्त कर लेती है, जिसे हम इंग्लिश में शेयर फॉरफीचर कहते हैं। और इसका जो शेष है, जो अमाउंट, उसको ट्रांसफ़र काहे में करते हैं, तो इसको करते हैं हम दोस्तों कैपिटल रिजर्व, मतलब पूंजी संचय खाते में। कौन से खाते में दोस्तों, पूंजी संचय खाते में। ठीक है, अगला, रिक्त स्थान अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है। रिक्त स्थान अंशों पर लाभांश की दर तय होती है। देखिए, पहली बात तो अंश की बात करूँ, शेयर की बात करूँ, तो अंश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समता अंश और दूसरे होते हैं पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, समता अंश को बोलते हैं हम इक्विटी शेयर और पूर्वाधिकार अंश को हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। ठीक है,
तो इक्विटी शेयर में लाभांश की दर, जो डिविडेंड इनको मिलता है, डिविडेंड लाभांश, वो इनका फिक्स्ड नहीं होता है और इनमें जो डिविडेंड होता है वो उनकी दर निश्चित होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। तो हमारा आंसर है पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, और हमारे पास लास्ट प्रश्न है, विक्रय अनुपात को और क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, विक्रय अनुपात को हम आवर्त अनुपात भी कहते हैं। आवर्त अनुपात मतलब, आवर्त को इंग्लिश में हम कहते हैं दोस्तों टर्नओवर रेशो, टर्न ओवर रेशो, आवर्त अनुपात। ठीक है, विक्रय अनुपात को हम आवर्त अनुपात के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल्दी से मेरे इंग्लिश मीडियम वाले दोस्तों के लिए देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट किस अकाउंट की समरी होती है? समरी ऑफ, तो ध्यान रखिएगा ये होती है समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कौन सी समरी होती है दोस्तों? समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। जितना पैसा आएगा रिसिप्ट में लिखेंगे, जितना पैसा जाएगा पेमेंट में लिखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिस्टम भी कौन सा होता है इसमें? कैश सिस्टम होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। आगे, चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब भी पार्टनर आपस में एग्रीमेंट चेंज कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, फर्म में साझेदारी का पुनर्गठन। फिर इन पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज, देखो जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, दायित्व कैसे होते हैं दोस्तों? अनलिमिटेड। मैं आपको ऊपर हिंदी में सब समझा चुका हूँ, इसे ध्यान रखिएगा। अनलिमिटेड, जैसे जब भी लाइबिलिटी होगी, जितना पैसा देना पड़ेगा वो अगर सबको देना पड़ सकता है और कितनी अमाउंट भी देना पड़ सकती है। ठीक है। डिक्रीज इन लाइबिलिटी, जब आपकी लाइबिलिटी कम हो जाती है तब हमें क्या होता है? फर्म को प्रॉफिट होगा दोस्तों। जब लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना, लाभ होगा ना। और द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट? तो दोस्तों यहाँ पर आएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, पूंजी संचय खाता। देन रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड ऑन विच शेयर? तो यहाँ आएगा दोस्तों प्रेफरेंस, इनके दोनों के प्रकार आपको बता दिए थे मैंने, तो ये होगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव बच गया था, सेल्स रेशो में भी ऑल्सो कॉल्ड डेस रेशो। सेल्स रेशो को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेल्स रेशो का एक और नाम है टर्न ओवर रेशो। कौन सा रेशो? टर्नओवर, आवर्त अनुपात भी कहा जाता है इसे। ठीक है दोस्तों, आइए सही जोड़ी मिलान करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों सही जोड़ी हमारे पास है, देखिए विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान। जब फर्म बंद हो जाती है तो सबसे पहले भुगतान हम किसे करते हैं? थर्ड पार्टी को। किसे करते हैं दोस्तों? तृतीय पक्ष को। जो बाहर का आदमी होगा उससे पहले पैसा देना पड़ेगा ना, बाद में हम फिर अपने फर्म के अंदर बांटेंगे, लेकिन सबसे पहले किसको देते हैं? हम थर्ड पार्टी को देते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर साझेदार की मृत्यु पर उसका हिस्सा किसको मिलता है? जब पार्टनर मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को, जो भी उसका नॉमिनी होगा, उसे हम उसका पैसा देंगे। फर्म का आंतरिक दायित्व, आंतरिक मतलब जो फर्म के अंदर फर्म को देना है, वो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा साझेदार का ऋण। जब फर्म ने किसी पार्टनर से ही लोन लिया होगा तो वो होगा उसका आंतरिक दायित्व। अब बाह्य दायित्व क्या होगा? जब हमने लोन बैंक से लिया होगा। ठीक है। साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है? अनिवार्य नहीं होता है दोस्तों, तो साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं होता है। और साझेदार में लाभ को बांटना ये ज़रूर अनिवार्य होता है। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही होता है कि कम से कम 2 लोग होना चाहिए, व्यापार वैध होना चाहिए और लाभ का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं हम। देखिए दोस्तों, फर्स्ट है फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसॉल्यूशन। जब फर्म डिसॉल्व होती सबसे पहले पेमेंट किसको करते हैं? तो उसका आंसर देखें बेटा हम, ऑप्शन है पार्टनर्स लोन,
इज़ नॉट, ये तो नहीं है। नीचे ऑप्शन देखते हैं, इसका नीचे आंसर दिया हो सकता है। तो देखिए हमारा आंसर यहाँ मिल गया, टू थर्ड पार्टी। जब फर्म हमारी बंद होती है, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले हम थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं। ठीक है, पहले ये नीचे के 3 कर लेते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ फर्म, फर्म के अंदर की लाइबिलिटी क्या है, तो देखिए हम ऊपर ऑप्शन दिया है हमें। फर्म के अंदर की लाइबिलिटी क्या होती है, पार्टनर्स लोन। क्या होती है दोस्तों, पार्टनर्स लोन। जब पार्टनर का लोन होगा वो क्या होगी, हमारी इंटरनल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो बाहर के व्यक्ति से अपन ने उधार लिया होगा, और वो क्या होगा, हमारा बैंक लोन। क्या होगा दोस्तों, हमारा बैंक लोन। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो होगा एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बाहर के व्यक्ति से ली हुई लाइबिलिटी। और इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है कि भाई फर्म के पार्टनर से ही पैसे ले लिए हमने। अब प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, आपको पता है पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है क्या, नहीं, ये होता है नॉट कंपलसरी। क्या होता है ये, नॉट कंपलसरी, बिल्कुल अनिवार्य नहीं होता। तो ये ऑप्शन नंबर 5 का आंसर। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो ये हो गया हमारा 6th का आंसर। ठीक है, अब ऊपर हमारा एक बच गया था, वो हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए इसका आंसर मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले पेमेंट किसको होती है दोस्तों, तो हमने देख लिया है, नीचे बता दिया मैंने, थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हैं अपन सबसे पहले। और ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर शेयर किसको पे करते हैं, टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब उत्तराधिकारी। जब कोई पार्टनर की मौत हो जाती है तो जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैच द कॉलम भी हो चुका है हमारा।